नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। धर्मशाला में परम दलाई लामा ने पूर्ण और पारंपरिक मठवासी दिशा प्रदान की। सिक्यों पेम्बा सिरिंग ने सीटीए बोर्ड बैठकों की श्रृंखला का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के डेप्यूटी ने तिब्बती भाषा के उन्मूलन पर चिंता जताई। 61वें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दमन पर साइड इवेंट आयोजित किया गया। जापान ने टोक्यो में तिब्बत सहायता समूह की वार्षिक बैठक आयोजित की। प्रतिनिधि ठिलेचुकी ने इटली का दौरा किया और रिमिनी अधिकारियों से मुलाकात की। तिब्बत कार्यालय ऑस्ट्रेलिया सिडनी विश्वविद्यालय में चीन तिब्बती युवा संवाद की मेजबानी की। स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के तिब्बती समुदाय ने तिब्बत के लिए शांति मार्च शुरू किया। साप्ताहिक अवलोकन कोरोना वर्ष का उत्सव। इस सप्ताह गुरुवार को परम चतुर्वेद दलाई लामा ने धर्मशाला में अपने आवास पर आयोजित एक समारोह के दौरान क्यूतो और ग्युर्मे तांत्रिक महाविद्यालयों के 54 महत्वाकांक्षी भिक्षुओं को पूर्ण मठ दीक्षा प्रदान की। पवित्र दिशा समारोह ने भिक्षुओं की आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया क्योंकि उन्होंने औपचारिक रूप से उच्च मठवासी व्यवस्था में प्रवेश किया। इससे पहले पिछले शुक्रवार को परम पूजनीय ने धर्मशाला स्थित अपने आवास पर 63 इच्छुक भिक्षुओं को दिशा प्रदान की। समारोह में मठवासी समुदाय के सदस्य और करीबी सहयोगी उपस्थित थे और इसमें पारंपरिक प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल थे। पिछले हफ्ते सियों पेम्बा सिरिंग ने बुधवार को तिब्बती प्रशासन कल्याण सोसाइटी की 41वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग सहित महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा के लिए कई बोर्ड बैठकों का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान शासी निकाय ने वित्तीय रिपोर्ट को अपनाया और TAWS प्रधान कार्यालय और TAWS गैस एजेंसी दोनों के लिए वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए संशोधित बजट को मंजूरी दी। उसी दिन सिक्यों ने परम दलाई लामा के चैरिटेबल ट्रस्ट की 122वीं ट्रस्टी बैठक में भाग लिया। सोमवार को सिक्यों पेम्बा सिरिंग ने तिब्बती प्रशासन के धर्म और संस्कृति विभाग में परम दलाई लामा की धार्मिक और सांस्कृतिक सोसाइटी की 98वीं न्यासी बोर्ड की बैठक का भी नेतृत्व किया। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के डेप्यूटी चार्ल्स चिकोसोन ने चीनी सरकार द्वारा तिब्बती भाषा और संस्कृति के व्यवस्थित चरण के संबंध में यूरोप और विदेश मामलों के फ्रांसीसी मंत्री के साथ गंभीर चिंता जताई है। उनकी जांच 2026 में प्रभावी होने वाली एक नीति पर केंद्रित है जो तिब्बत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं से मुख्य विषय के रूप में तिब्बत को हटा देगी। इस कदम को जबरन आत्मसात करने की लंबी समय से चली आ रही नीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है जो एक पीढ़ी के भीतर तिब्बती भाषा के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। डेप्यूटी डी कोसोन ने तिब्बत ब्रसल्स के कार्यालय के प्रतिनिधि रिंजिन केंगहांग के साथ कई बैठकों के बाद इस मुद्दे को उठाया, जिसके दौरान उन्हें तिब्बत के अंदर की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मिली। जवाब में फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरो ने फ्रांस की गहरी चिंता व्यक्त की, खासकर तिब्बती बच्चों के लिए प्री स्कूल बोर्डिंग स्कूलों के अस्तित्व पर। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों से तिब्बती संस्कृति, भाषा और धर्म के प्रसारण को खतरा है और बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस सप्ताह मंगलवार को सोसाइटी फॉर थ्रेटेंड पीपल्स ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दमन पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि ठिलेचुकी
ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया और मानवाधिकार रक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों के बावजूद कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा अपर्याप्त है। तिब्बती अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दमन अक्सर निर्वासित तिब्बतियों के परिवार के सदस्यों को निशाना बनाता है। कथित तौर पर चीनी अधिकारियों को तिब्बत के अंदर रहने वाले तिब्बतियों को विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिससे लोकतांत्रिक देशों में रहने वाले तिब्बतियों की निगरानी और धमकी दी जा सके। प्रतिनिधि छुकी ने यह भी बताया कि तिब्बती और उइगर अधिवक्ताओं को अक्सर संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के दौरान अतिरिक्त स्क्रीनिंग और सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दमन का एक और रूप बताया गया है। उन्होंने मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत वैश्विक मान्यता और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में 12 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने भाग लिया, जिसमें 40 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे। जापान के तिब्बत सहायता समूह ने पिछले महीने टोक्यो में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की, जिसमें सदस्य तिब्बत हाउस जापान कार्यालय में व्यक्तिगत और ऑनलाइन रूप से शामिल हुए। तिब्बत के लिए जापान संसदीय सहायता समूह के महासचिव यामादा हिरोशी ने तिब्बत पर 9वें विश्व संसदों के सम्मेलन के आयोजन में सहयोग के लिए सदस्यों की प्रशंसा की। उन्होंने ग्रामी पुरस्कार प्राप्त करने पर परम पावन दलाई लामा को भी बधाई दी और कहा कि इससे परम पावन की शांति और करुणा के संदेश को दुनिया भर में फैलाने में मदद मिलेगी। प्रतिनिधियों ने तिब्बत के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने पर परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म में चीनी सरकार के हस्तक्षेप की निंदा करने पर भी चर्चा की। चीनी सरकार से 3 सूत्रीय अपील और जापानी संसद और सरकार से 3 सूत्रीय अपील को सर्वसम्मति से अपनाया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा छुइंग और प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्बो आर्या ने अपने अलग-अलग संदेशों में जापान संसदीय सहायता समूह को उसके निरंतर समर्थन और टोक्यो में तिब्बत पर 9वें विश्व संसदों के सम्मेलन को सफल बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक का आयोजन सेव तिब्बत नेटवर्क द्वारा किया गया था। पिछले महीने प्रतिनिधि डॉक्टर आर्या ने टोक्यो में उइगर कांग्रेस और जापान उइगर एसोसिएशन द्वारा चीन की जताई क्षेत्रीय सभ्यता प्रणाली और उइगर नरसंहार की वास्तविकता शीर्षक से आयोजित एक उइगर संगोष्ठी में भाग लिया। अपने प्रस्तुति के दौरान डॉक्टर आर्या ने संसदों और प्रतिभागियों से तिब्बत, उइगर और दक्षिणी मंगोलिया की स्थितियों को अनसुलझे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के रूप में दिखाने का आग्रह किया और देश के अंदर और इसके सीमाओं के बाहर बढ़ते चीनी दमन पर प्रकाश डाला। पिछले हफ्ते तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि थिलेछुकी ने इटाली का दौरा किया और रिमिनी प्रांत के राष्ट्रपति डॉक्टर जमील संदेगोलवाद, उप महापौर और तिब्बत विज्ञानी चियारा पेलिनी और इमिलिया रोमानिया और क्षेत्रीय परिषद के सदस्य एलिस पार्मा से मुलाकात की। इटली तिब्बत मंत्री संघ के अध्यक्ष क्लॉडियो कार्डेली और इलियो मरीनी के साथ प्रतिनिधि छुकी ने रिमिनी सिटी हॉल का दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को तिब्बत के अंदर भी वर्तमान स्थिति और परम पावन दलाई लामा की वैश्विक शांति पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने परम पावन के शहर की पिछली यात्रा को भी याद किया। डॉक्टर जमील संदेगोवाद ने परम पावन दलाई लामा के काम के लिए प्रशंसा व्यक्त की और भविष्य की सहयोगी पहलू के प्रति अपने खुलेपन से अवगत कराया। तिब्बत सूचना कार्यालय ने सिडनी विश्वविद्यालय में एक चीन तिब्बती युवा बातचीत का आयोजन किया, जिसमें तिब्बती और चीनी युवाओं को बातचीत और चर्चा के लिए एक साथ लाया गया। कैनबेरा में तिब्बत सूचना कार्यालय के चीनी संपर्क अधिकारी दावा सामो ने परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन के पोषित नागरिक मित्रता की विरासत के साथ साथ निर्वासित तिब्बतियों और चीनी डेमोक्रेट्स के बीच लंबे समय से चले आ रही बातचीत को जारी रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक
प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें सिडनी तिब्बती वीकेंड स्कूल के छात्र, सिडनी विश्वविद्यालय के चीनी स्नातक और चीनी तिब्बती मैत्री संघ और चीनी गठबंधन फॉर डेमोक्रेसी के सदस्य शामिल थे। स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के तिब्बती समुदाय ने बर्न में स्विस संघीय संसद से ज्यूरिख में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास तक एक सप्ताह की शांतिपूर्ण रैली और एकजुटता पदयात्रा शुरू की है। यह मार्च 4 से 10 मार्च 2026 तक होगा। मार्च में लगभग 15 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें सबसे बुजुर्ग प्रतिभागी लगभग 75 वर्ष के हैं और सबसे कम उम्र 35 वर्ष के हैं, जो मजबूत अंतर-पीढ़ीगत प्रतिबद्धता और एकता का प्रतीक है। प्रतिनिधि चिलीचुकी ने शांति मार्च का उद्घाटन करने वाले संसद सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 10 लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को जबरन अवश्य स्कूली शिक्षा का सामना करना पड़ता है, जबकि अकेले 2024 में 2 लाख से अधिक तिब्बतियों को जबरन श्रम का शिकार होना पड़ा। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य कैथरीना पेर्केस ह्यूबर ने तिब्बती संसदीय समूह की ओर से अपना समर्थन व्यक्त किया और तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की 67वीं वर्षगांठ के अवसर पर 10 मार्च को दिए जाने वाला एक संदेश प्रदान किया। कोरोना वर्ष के हिस्से के रूप में परम पावन 14वें दलाई लामा के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए पूरे यूरोप और भारत में कई शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बेल्जियम में तिब्बत कार्यालय और छुरिक ज़िक्योंग जामयांग लोपल टिबेटन वीकेंड स्कूल की एंटवर्प शाखा ने परम पावन के जीवन और विरासत पर एक दिवसीय सचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। यूरोपीय संघ के वकालत अधिकारी तेंजिन फिनसॉ ने सभा को संबोधित किया और परम पावन के जीवन और योगदान के बारे में युवा पीढ़ियों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। परम पावन से संबंधित लगभग 500 पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई। दक्षिणी बेल्जियम में तिब्बत ब्रसेल्स कार्यालय और पेस्टोइनी के नगर पालिका पेस्टोइनी टाउन हॉल में शांति के लिए एक जीवन, परम पावन दलाई लामा, बुद्धि और करुणा के 90 वर्ष शीर्षक से एक सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी का सह आयोजन कर रहे हैं। प्रतिनिधि रीजिंग गेंगखांग ने इस पहल का समर्थन करने के लिए मेयर बेनर लुटगेन को धन्यवाद दिया। प्रदर्शनी 10 मार्च तक चलेगी। लद्दाख में सुनामलिंग खुदें आयोजन समिति ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए न्योमा के जांगथांग पीएससी सरकारी अस्पताल में एक आभार कार्यक्रम की मेजबानी की। मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी टशी थुंडू ने करुणा वर्ष के महत्व और परम पावन की 4 प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। इस बीच तिब्बत संग्रहालय और गोवा संग्रहालय ने द इन्फिनिट रिपल 90 Years of Compassion शीर्षक से एक सप्ताह लंबी प्रदर्शनी का आयोजन किया। तिब्बत संग्रहालय के निदेशक तेंजिन तोब्गेन ने तिब्बती इतिहास और आख्यानों को व्यापक दर्शकों तक लाने में सहयोग के महत्व पर ध्यान दिया। धर्मशाला में धर्मशाला तिब्बती निपटान कार्यालय ने तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 15वें दिन के शुभ दिन पर गगल में सारा गौशाला के पास गायों को उच्च पोषक तत्वों वाला भोजन प्रदान करके एक दयालु पहल का आयोजन किया, जो नगर निगम धर्मशाला के अधिकार क्षेत्र में है। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।